तो अमेरिका का डॉलर का डिप्रिसिएशन हुआ तो अमेरिका की थोड़ी जान बची। लेकिन अमेरिका को चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा डॉलर पर से लोगों का भरोसा कम हो जाए और दुनिया की करेंसी के रूप में उसका डिग्रेडेशन हो जाए। इराक का सद्दाम हुसैन ने यूएसए का डॉलर छोड़कर यूरो में, माने यूरोपियन करेंसी यूरो में अपना पेट्रोलियम बेचना शुरू कर दिया था। वेनेजुएला ने डी डॉलराइजेशन शुरू कर दिया था, रूबल में, युआन में अपने ऑयल को बेचना शुरू कर दिया। तो उसका ऑयल जो डॉलर के बिना अन्य करेंसी में जो बिकना शुरू हुआ तो ट्रम्प को लगा कि भाई तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार है, ये टैरिफ से क्या होगा। उस टैरिफ से तो उनकी अमेरिकी इकोनॉमी और भी चौपट होने जा रही है और अमेरिकी लोगों का भविष्य वो और भी खराब कर रहे हैं। उनको 1929-30 के आर्थिक मंदी से सबक लेना चाहिए। यही डॉलर प्रभुत्व अमेरिका के उत्थान का कारण था और यही डॉलर प्रभुत्व अमेरिका के पतन का कारण बनने जा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज एक अरसे के बाद मैं फिर सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट सीरीज में आया हूं। मैं स्टूडेंट्स, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया में उधम मचा रखा है, वेनेजुएला पर अटैक, ईरान को धमकी और ईरान पर अटैक की तैयारी, दुनिया में चारों तरफ घूम घूम कर रिसोर्सेस को सूंघता हुआ एक शिकारी की तरह घूम रहा है। तो इसके पीछे एक इतिहास है और एक ऐसा इतिहास है जिस पर प्रायः स्टूडेंट और जर्नलिस्ट की निगाह नहीं जाती। निगाह जाती है कि भाई यह न्यू इंपीरियलिज्म है, अमेरिकन न्यू इंपीरियलिज्म है। कुछ एक स्कॉलर्स ने इसका एक नया नाम दिया है, वो है जियो ऑस्मोसिस, कि नए तरीके से क्षेत्र पर कब्जा करो, जो ग्रीनलैंड पर वो कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। बट मैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारा बलवा, सारी लड़ाइयां के पीछे एक और भी छिपा हुआ किंतु महत्वपूर्ण कारण है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। वह है यूएसए के डॉलर प्रभुत्व को बचाना, टू प्रोटेक्ट द डॉलर हेजेमनी। डॉलर हेजेमनी को बचाना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि दुनिया में डॉलर अभी बहुत ही खतरे में आ गया और खतरे में आने की वजह भी है, इसका कारण स्वयं यूएसए है। अब देखिए कहां से शुरू करूं, मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से आपको बिल्कुल नए सिरे से समझ में आ जाए। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। यह अचानक से नहीं बना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक दुनिया में पाउंड रूल कर रहा था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद जब यूरोप का डिवास्टेशन हुआ और जब दुनिया की इकोनॉमी में हलचल मची, जैसे यूरोप में का लगभग डिस्ट्रक्शन हो गया, यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ और यूएसए ने यूरोप को लोन देना शुरू किया। उस समय बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो व्यापार संतुलन था दुनिया का, वो यूरोप से निकलकर यूएसए के पक्ष में चला गया। तो दुनिया भर का गोल्ड यूएसए में आने लगा, सोना। तो यूएसए के पास सोने का भंडार हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक यूएसए दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में इमर्ज कर गई। जो इकोनॉमिक सुपर पावर का स्टेटस है, ब्रिटेन ने खो दिया, यूएसए ने इकोनॉमिक सुपर पावर का स्टेटस पा लिया। अब तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होते होते कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, शीत युद्ध। और शीत युद्ध से भी एक बड़ी परेशानी की बात थी, जो शीत युद्ध से भी ज्यादा चुभने वाली चीज थी, कि भाई दुनिया का डीकोलोनाइजेशन हो रहा था, उपनिवेश मुक्ति हो रही थी। खैर चलिए, यूएसए के लिए तो फायदे की चीज थी, उसका मार्केट बढ़ेगा। लेकिन एक उसमें खतरा भी था कि अब दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका प्रजातांत्रिकरण होगा, उसका डेमोक्रेटाइजेशन होगा। तो पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था को 5 to 6
जो दुनिया के मेजर पावर्स थे वो चलाते थे। तो 5-6 शक्तियां पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाती थी। अब नाउ द क्वेश्चन एराइजेज कि व्हेनेवर देयर वुड बी डीकोलोनाइजेशन and most of the nations would be independent from the status of the colonies, so who will follow the guideline, international guideline then? अब दुनिया के बहुत सारे देश हैं वो स्वतंत्र होकर निकल रहे सारे उपनिवेश, तो अब तो गाइडलाइन को मानेंगे नहीं, ना हमारा दबदबा सहेंगे क्योंकि दुनिया का प्रजातांत्रिकरण हो जाएगा। तो हम कैसी पूंजीवाद को बचाएं, कैपिटलिज्म को बचाएं, खासकर तब जब सोवियत रूस जैसा एक सोशलिस्ट राइवल तैयार है जो लोगों को एक वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव मॉडल दे रहा, जो दुनिया के देशों के सामने अपना समाजवादी मॉडल ला रहा और ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा कि हमारा मॉडल आपके मॉडल से सुपीरियर है। तो इन्होंने सोचा कि चलो कुछ इंस्टीट्यूशन ही बना लेते हैं और उन्हीं इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम अपना प्रभुत्व बनाए रखेंगे, पूंजीवादी प्रभुत्व दुनिया के ऊपर। मतलब कैपिटलिस्ट हेजेमनी, वी हैव टू असर्ट आवर कैपिटलिस्ट हेजेमनी थ्रू सम इंस्टीट्यूशंस, कुछ संस्थाओं के द्वारा। तो कौन होगा? तो IMF, वर्ल्ड बैंक, उसको कहते हैं ब्रिटेन वुड की जुड़वा संतानें, चूंकि 1944 में दोनों संस्थाएं बनी। तो IMF का काम था कि दुनिया में व्यापार और भुगतान संतुलन को बनाए रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, और IMF का काम था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का संचालन करना, इंटरनेशनल करेंसी का संचालन करना। तो अब सवाल उठता था कि इंटरनेशनल करेंसी होगा कौन? इंटरनेशनल करेंसी पाउंड तो अब रहेगा नहीं क्योंकि अब ब्रिटेन का स्टेटस रहा नहीं। तो इंटरनेशनल करेंसी क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या होगी? ये स्टेटस डॉलर को मिल गया। डॉलर को मिला तो सही, लेकिन डॉलर को एक कंडीशन फुलफिल करना था। IMF ने फिक्स कर दिया कि प्रत्येक डॉलर 35 औंस गोल्ड के बराबर होगा। इसका मतलब है कि डॉलर गोल्ड इंडेक्स्ड हो गया, मतलब कि जितना डॉलर USA प्रिंट करेगा उतने गोल्ड उसको रिजर्व रखने पड़ेंगे पर डॉलर 35 औंस गोल्ड। समझिए इस बात को, मेरे विचार से आप समझ ही रहे होंगे। तो खैर, अगर इकोनॉमी में थोड़ा हम लोग पीछे चलते, हालांकि पीछे मैं नहीं ले जाना चाहूँगा क्योंकि फिर चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सिंप्लीफाई नहीं रह पाएगा। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो अब स्वर्ण मानक से जुड़े होने का मतलब है कि USA के रुपये का ना तो अवमूल्यन हो सकता था, डिवैल्यूएशन हो सकता था, क्योंकि अब स्वर्ण मानक से फिक्स्ड है तो उसका तो अब समझ सकते हो उसका रेट तो नीचे गिर नहीं सकता था, और ना ही अमेरिका उसको डिवैल्यू कर सकता था, अमेरिका का फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व। तो अंत में हुआ कि चलो कोई नहीं, USA ने मान लिया। तब USA दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, USA के प्रोडक्ट दुनिया में छा रहे थे। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए संयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो दो डिवास्टेटेड कंट्री थे, तो ऐसे राष्ट्र जिनका विध्वंस हो चुका था, एक था जापान, दूसरा था जर्मनी। अब जापान और जर्मनी ऐसे देश हैं कि आपको आश्चर्य होगा, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि नॉर्मल जीवन नहीं जी सकते हैं, वो जब भी जिएंगे तो एक्सट्रीम्स में जिएंगे। तो जापान और जर्मनी ये दोनों जब साम्राज्यवाद का दौर देखा तो ऐसा उग्र साम्राज्यवाद के दौर में पहुंच गया कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर ला दिया। और जब वर्ल्ड वॉर में उसका डिवास्टेशन हुआ तो फिर उनका मिलिट्री अहंकार चकनाचूर हो गया। तो अब उनके अंदर जो ऊर्जा थी उसको उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के दो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने वाले दो राष्ट्र थे, एक जापान, दूसरा जर्मनी। और इन दोनों ने मैन्युफैक्चरिंग में इतना अच्छा लीड किया और इतने सस्ते दर पर अपने प्रोडक्ट को बनाया, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि उस वजह से अमेरिकी मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स छाने लगे और अमेरिका को बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको भुगतान संतुलन कहते हो, उसकी समस्या आ गई, क्योंकि अमेरिका आयात ज़्यादा होने लगा, निर्यात कम। अब अमेरिका की इकोनॉमी थोड़ी सी डगमगाने सी लगी और अमेरिका USA मजबूर था। इन द मीन टाइम USA उसी समय, आप जानते हो कि वियतनाम युद्ध में फंस गया,
वियतनाम युद्ध में तो वैसे उलझा था पहले ही, लेकिन 1970 में निक्सन के टाइम में वो क्लाइमेक्स पर था। तो क्या है कि अब उसकी इकोनॉमी की स्थिति खास्ता होने लगी, खराब होने लगी। तो उसने ये कहना शुरू किया कि ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि कुछ डॉलर का इंतजाम करना होगा। तो उसने गोल्ड स्टैंडर्ड को गुड बाय कह दिया। मतलब कि अमेरिका ने जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उससे नाता तोड़ लिया। 35 औंस गोल्ड $1 उससे नाता तोड़ लिया और IMF से अपने करेंसी को फ्री कर लिया। कहा कि अब हमारी जो करेंसी है वो मार्केट रेट से फ्लोट करेगी। मतलब कि बाजार में जो दर होगा तो बाजार के डिमांड के अनुसार हमारी करेंसी बढ़ेगी घटेगी। हमें अपनी करेंसी को IMF से रन नहीं कराना है, क्योंकि करेंसी जब तक डिवैल्यू नहीं होता तो वो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की समस्या को हल नहीं करती। अब देखिए, अब आपके मन में जब हम कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड नाम ले रहे तो आपके मन में फिर एक क्यूरियोसिटी होगी कि सर कॉन्सेप्ट भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन ये भुगतान संतुलन, करेंसी डिवैल्यूएशन, ये सब का कुछ रिलेशनशिप नहीं समझा रहे। तो 1 मिनट में आपको समझा ही देता हूँ। देखिए, जैसे अब हमारी करेंसी रुपया है, तो माना कि अभी तो चलिए 89-90 तक पहुंच गया, 90 भी क्रॉस कर गया। लेकिन आप इमेजिन करिए कि हमारे करेंसी में पहले एक डॉलर 60 रुपीज़ के बराबर था। फिर हमारी करेंसी का डिप्रिसिएशन हो गया, मतलब कि उसका अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन के बाद $1 70 रुपीज़ हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे जो निर्यातक थे वो पहले अगर $1,00,000 के प्रोडक्ट्स का, चूंकि आयात निर्यात तो डॉलर में होता है, तो $1,00,000 के प्रोडक्ट का निर्यात करते थे तो उनको मिलता था 60 लाख रुपीस। अब उनको मिलेगा 70 लाख रुपीस। और हमारे जो इंपोर्टर अर्थात आयातक हैं वो अगर $1,00,000 का आयात करते थे तो माने इंपोर्ट करते थे, तो अब उनको पहले देना पड़ता था 60 लाख, अब उनको देना पड़ेगा 70 लाख रुपीस। तो उनको तो घाटा होगा। तो इसका मतलब है निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और आयात को धक्का लगेगा। इतना ही नहीं, जैसे सपोज करिए वो पहले उनको प्रोडक्ट मिलता था 65 लाख में बॉम्बे में प्रोडक्ट मिल रहा हो और 60 लाख में सिंगापुर में प्रोडक्ट मिलता था। तो अपनी कैपिटल को बचाने के लिए सिंगापुर से आयात कर लेते थे और अपने ही देश के बॉम्बे के प्रोडक्ट को नहीं खरीदते थे, जो मुंबई में प्रोडक्ट्स उसको नहीं खरीदते थे। अब क्या हुआ कि अब चूंकि उनके मुंबई का प्रोडक्ट 65 लाख लगता और सिंगापुर में तब 60 लाख लगता, अब सिंगापुर से इंपोर्ट करने में उनको 70 लाख लगेगा। तो अब वहाँ से मंगवाना छोड़ के बॉम्बे का प्रोडक्ट यूज करने लगेंगे। तो हुआ ना, आयात में कटौती हुई ना। तो इस तरह से इकोनॉमी जब भुगतान संतुलन की समस्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या सुलझ जाती है, क्योंकि हमारा निर्यात बढ़ता है और आयात कम होता है। तो वही हुआ। तो अमेरिका का डॉलर का डिप्रिसिएशन हुआ तो अमेरिका की थोड़ी जान बची। लेकिन अमेरिका को चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा डॉलर पर से लोगों का भरोसा कम हो जाए और दुनिया की करेंसी के रूप में उसका डिग्रेडेशन हो जाए और उसके कहीं प्रतिद्वंदी ना तैयार हो जाए। तब अमेरिका के मन में एक चाल चली। उसने सोचा, उस समय निक्सन का ही एरा था, तो 1973 में USA ने सऊदी अरब के साथ, चूंकि आप जानते हो ओपेक कंट्री बन चुका था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ओपेक कंट्रीज के साथ उसने एक समझौता किया, उसने एक एग्रीमेंट किया। और वो एग्रीमेंट में यह तय हुआ कि ठीक है, मैंने ओपेक कंट्री में सऊदी अरेबिया के साथ उसने डील किया। सबसे पहले सऊदी अरेबिया से डील यह किया कि देखिए, आप अपना पेट्रोलियम डॉलर में बेचेंगे। तो सऊदी अरेबिया बोला कि बदले में हमें क्या मिलेगा? ठीक है, हम अपना नहीं, आप मतलब पाउंड में नहीं बेचेंगे, आप जर्मन मार्क में नहीं बेचेंगे, आप येन में नहीं बेचेंगे, आप बेचेंगे डॉलर में। तो सऊदी अरेबिया नेचुरली बार्गेनिंग किया कि भाई बदले में हमें क्या मिलेगा। तो कहा कि आप और आपके जो अरब देश हैं, इन सारे बिरादर को हम सुरक्षा देंगे, आप राजी करिए सभी को कि अमेरिकी सुरक्षा के बदले वे डॉलर में अपनी प्रोडक्ट को बेचे। आज भी आप देखिए, जितने भी कंट्री आपको दिखेंगे, सऊदी अरेबिया दिखेगा, UAE दिखेगा, कतर दिखेगा, सारे कंट्रीज में अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं।
अब ये अड्डे होने की वजह है क्योंकि अमेरिका ने उसकी सुरक्षा की गारंटी ली है। अब ट्रंप वो गारंटी वापस ले रहे हैं तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, वो तो खैर किसी अलग लेक्चर में। बदले में वो पेट्रोलियम बेचने लगे, इसको कहा जाता है पेट्रो डॉलर। अब वहीं से कॉन्सेप्ट आ गया पेट्रो डॉलर की और शुरू हो गई डॉलर का उत्थान। दुनिया में डॉलर अपने आसमान पर पहुंच गया। यह है डॉलर की वर्चस्व की कहानी। अब इससे यूएसए को फायदा क्या होना है मैं आपको बताता हूं। तब तक चाइनीज इकोनॉमी भी तैयार हो गई तो चाइना का प्रोडक्ट दुनिया में छाने लगा। अब अमेरिका को दो फायदा हुआ। एक कि अगर यूएसए को लोन लेना है, ऋण लेना है, तो अब ऋण उसको आसानी से मिल जाएगी क्योंकि जिस समय यूएसए ट्रेजरी बिल जारी करता तो डॉलर हो गई दुनिया की रिजर्व करेंसी। सारे देश डॉलर को सुरक्षित रखना चाहते थे, तो इससे अमेरिका को फायदा यह मिलता कि अमेरिका को अब सारे देश जब डॉलर सुरक्षित रखना चाहते तो अपने डॉलर को बेच सकता। तो कैसे बेचता? तो ट्रेजरी बिल जारी करता लोन के लिए। जो देश ट्रेजरी बिल खरीद लेते, इसका मतलब है कि उतने डॉलर की उन्होंने सुरक्षा ले ली। तो ट्रेजरी बिल एक तरह का बॉन्ड हुआ जो सेल करता और वह ट्रेजरी बिल के बदले डॉलर की ही गारंटी होती। वो देश खरीद लेता, उस पर उसको ब्याज भी मिलता और उसको एक डॉलर की सुरक्षा रहती। तो अमेरिकी ट्रेजरी बिल को कम ब्याज पर दुनिया में लोग खरीदने लगे। बाकी देश अगर ऋण लेना चाहता तो उसको ज़्यादा ब्याज लगता, लेकिन यूएसए का ट्रेजरी बिल खरीदने का मतलब है डॉलर की सुरक्षा, इसलिए बाकी देश उसको कम ब्याज पर खरीदने लगे। तो यूएसए को कम ब्याज पर ऋण मिलने लगा दुनिया में। ये तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई, इसका फ़ायदा मिला। दूसरा फ़ायदा क्या मिला? अगर हम इंपोर्ट करेंगे, कोई दूसरा कंट्री इंपोर्ट करेगा, आयात करेगा, तो उसे डॉलर का इंतजाम करना होगा। यूएसए का तो खुद ही डॉलर था तो उसको इंतजाम करने की आवश्यकता नहीं थी, तो वो अपने ही डॉलर से आयात करता तो बड़ी सस्ती दर पर उसको प्रोडक्ट मिलते, क्योंकि डॉलर कहीं और से लेना नहीं पड़ता, अपने घर का माल था वो, तो सस्ते दर पर उसके का इंपोर्ट मिल जाता। तो उसके जो कंज्यूमर्स होते थे, उपभोक्ता होते थे, उनको बड़ी सस्ती दर पर दुनिया की वस्तुएं मिल जाती थी। इसका लाभ अमेरिका को मिलता रहा, डॉलर का प्रभुत्व चलता रहा। जब जब डॉलर का विकल्प देने की कोशिश हुई तो अमेरिका बेचैन हो गया। और एक घटना है, स्टूडेंट्स, आप लोगों को शायद पता हो कि आप लोग खाड़ी संकट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो 1991 में हुआ था। लेकिन वो खाड़ी संकट में तो इराक में सद्दाम हुसैन को 28 देशों ने यूएनओ के तत्वाधान में पराजित किया था, और पराजित करके सद्दाम हुसैन को एक तरीके से उसको एक तरह से कमजोर कर दिया था। लेकिन सद्दाम हुसैन फिर भी रूल कर रहा था। 2003 में यूएसए ने उस पर दूसरा अटैक किया था, और वो भी यूएनओ की मर्जी के बिना किया, यूएनओ का उल्लंघन करके किया था। और इराक पर आरोप लगाया था कि उसके पास जैविक और रासायनिक हथियार है, जबकि इराक के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था, कोई हथियार नहीं था। फिर भी उसकी तह में जाएंगे तो वहां भी एक कारण है। इराक का सद्दाम हुसैन ने यूएसए का डॉलर छोड़कर यूरो में, माने यूरोपियन करेंसी यूरो में अपना पेट्रोलियम बेचना शुरू कर दिया था। तो अब यूएसए को अपने पेट्रो डॉलर का खतरा लगा, तो एक गलत प्रेटेक्स्ट पर, एक रॉन्ग प्रेटेक्स्ट देकर कि भाई जैविक और रासायनिक हथियार इसके पास है, उसने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन, बाद में तो 2011 में सद्दाम हुसैन को मृत्युदंड तक दे दिया। तो दिस वॉज द गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि अभी ये तो अमेरिका को ये चीज़ रही। आपको पता है कि इन द मीन टाइम यूएसए को एक फ़ायदा मिला कि वो अपने डॉलर का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने लगा। कैसे? तो अब इसका ज्वलंत उदाहरण आपको रशिया है। मतलब कि दुनिया में जो स्विफ्ट अकाउंट है उसके तहत डॉलर की डीलिंग होती है। मतलब क्या है कि
डॉलर का जो कन्वर्जन होता है स्विफ्ट अकाउंट के थ्रू होता है, और स्विफ्ट अकाउंट पर वेस्ट का नियंत्रण है। तो आप सारी दुनिया डॉलर में व्यापार करती है, तो अमेरिका जिस कंट्री को भी चाहता है, जिस पर आर्थिक नाकेबंदी लगाता है, वो आर्थिक नाकेबंदी लगाने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसका कंप्लीटली बाइकआउट कर देता है, क्योंकि अमेरिका के पास ही डॉलर है और अमेरिका डॉलर कन्वर्जन स्विफ्ट अकाउंट के थ्रू बंद करवा देता है। मतलब कि आप डॉलर की खरीद बिक्री कर ही नहीं सकते, तो नहीं कर सकते तो आप व्यापार कैसे चलाएंगे। अब देखिए, रूस का पेट्रोलियम बिक्री का लगभग $20 बिलियन यूरोपियन बैंक में जमा था, उसको सीज कर लिया यूरोप ने अमेरिका की मिली भगत से, और अब उस रकम को खर्च करने वाला है यूक्रेन की इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन पर। हालांकि यूक्रेन का इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एक अच्छा सा काम है, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि दुनिया के बाकी देश डर गए कि भाई इसका क्या भरोसा, कभी इसकी दृष्टि वक्र होगी, डॉलर अपने डॉलर का फायदा उठाकर डॉलर प्रभुत्व से हमारी आर्थिक नाकेबंदी कर देगा। तो दुनिया में आप देखेंगे, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, बाकी चीज़ों में पढ़ते होंगे, एक दौर चला डी डॉलराइजेशन। इधर ब्रिक्स कंट्रीज ने कहा कि हम अपना अलग मुद्रा एक डेवलप करते हैं आपस में। कुछ कंट्री ने आपस में बायलैटरल ट्रेड द्विपक्षीय समझौता करना शुरू किया। दुनिया के कुछ देशों के बीच समझौता हुआ कि भाई आप अपने डॉलर के बिना खरीद बिक्री कर सकते हैं। रशिया अपना रूबल में और लोकल करेंसी में काम करने लगा। जो चाइना है वो युआन के थ्रू उसको वो रेनमिनवी या युआन को प्रमोट करने लगा। रशिया के साथ उसका उसी में ट्रेड होता है, और छोटे छोटे कंट्रीज को राजी करता है चाइना कि आप डॉलर के बजाय युआन में आप ट्रेड करिए। अब अमेरिका बेचैन होकर पागलों की तरह घूम रहा है। उसे लगता है कि भाई हमारा प्रभुत्व ही समाप्त हो जाएगा। और इसी क्रम में मैं आपको बताऊं, दो घटना मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। एक अभी घटना वेनेजुएला पर हुआ है। सबसे सामने में दिखता है कि वेनेजुएला को और खास के वह निकोलस मादुरो को दंडित करना चाहता था। ठीक है, ह्यूगो सावेज और निकोलस मादुरो से उसकी बहुत लंबी दुश्मनी यूएसए की चली आ रही थी। लेकिन एक सच्चाई यह है कि अभी ट्रंप की बेचैनी का कारण यह हुआ कि वेनेजुएला के पास तेल का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। हालांकि वेनेजुएला का ऑयल एक्सट्रैक्शन कम है, वो बहुत ज़्यादा ऑयल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है टेक्नोलॉजी के अभाव में, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। और वहाँ पर चाइना ने $65.5 बिलियन रुपए लगा दिए। उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चाइना का नियंत्रण हो रहा था, और चाइना के साथ जो उसकी डीलिंग होती थी, तो बेसिकली वेनेजुएला ने डी डॉलराइजेशन शुरू कर दिया था। रूबल में, युआन में अपने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया, अपने ऑयल को बेचना शुरू कर दिया। तो उसका ऑयल जो डॉलर के बिना अन्य करेंसी में जो बिकना शुरू हुआ, तो ट्रंप को लगा कि भाई तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार है। कल को अगर इसका प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया, और जिस तरह से डॉलर के बजाय युआन को प्रमोट कर रहा है, रूबल के साथ ये समझौता कर रहा है रशिया के साथ, तो कल को तो ये मेरे डॉलर को ही चौपट कर देगा। बस उसने अटैक किया वेनेजुएला पर। अभी ईरान को धमकी देने की वजह है कि ईरान चाहे, हालांकि ईरान पर आर्थिक नाकेबंदी है, लेकिन ईरान अपना जो भी ऑयल सेल कर रहा है वो डॉलर के बिना सेल कर रहा है, क्योंकि ईरान पर तो इसने आर्थिक नाकेबंदी लगाई हुई है। तो उसको यह भी डर है कहीं ऐसा न हो कि ईरान भी अपना ऑयल बेचता रहे। रशिया ने भी डॉलर के बिना अपना ऑयल बेचना शुरू कर दिया, तो रशिया का ऑयल इसके हाथ से गया, ईरान का ऑयल इसके हाथ से गया, वेनेजुएला का ऑयल इसके हाथ से चला जा रहा था। तो अब इस बेचैनी में इसने पहले वेनेजुएला पर हमला किया है, अब ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, और इधर उधर बेचैनी से घूम रहा है, वॉर पर वॉर लड़ रहा है डॉलर को बचाने के लिए, दूसरी तरफ दूसरी गलती कर रहा है। अभी आपने एक देखा होगा कि फेडरल रिजर्व के साथ उसकी लड़ाई चल रही है, और फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है ना, तो पावेल, उस पर यह गलत सलत आरोप लगा कि अब 10 तो ये कर नहीं सकता, क्योंकि उसके टेन्योर का फिक्सेशन है, मई तक वो रिटायर करेगा, लेकिन तब तक ये उसको हटा नहीं सकते, तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
लेकिन जिस तरह से अपने मनमाना प्रेसिडेंट चेयरमैन स्थापित कर रहा है फेडरल रिजर्व, पर फेडरल रिजर्व ही डॉलर को प्रोटेक्ट, माने डॉलर का एक तरह से कस्टोडियन वही है, और दुनिया में लोगों का विश्वास अमेरिकी गवर्नमेंट से ज़्यादा फेडरल रिजर्व पर है क्योंकि वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जिस तरह से उसमें ये हस्तक्षेप कर रहा है तो दुनिया के जितने भी कंट्री है वो डॉलर से डर जाएंगे। हो सकता है वो डॉलर बेचना शुरू कर दे और डॉलर का और भी पतन हो जाए। ये तो ये बात रही। अब मैं एक लास्ट में एक चीज़ बताता हूँ, डॉलर अब यूएसए के पतन का कारण कैसे बना। तो एक बात देखिए, अगर ऋण थोड़ा मिलने में दिक्कत हो, उसी में अपना फ़ायदा है। ये एक्सपीरियंस तो आपको होगा, क्योंकि ऋण अगर आसानी से मिल जाती है तो फर्स्ट चॉइस में लोग ऋण ले लेते हैं, और ऋण लेते लेते बाद में पता चलता है कि ले तो लिया, रिपेमेंट नहीं कर पाऊंगा। अब बताइए, आज यूएसए में आप देखते हैं कि बराबर यूएसए में शट डाउन होता है। क्यों? क्योंकि यूएसए का इकोनॉमी मान लीजिए $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन उसके ऊपर जो ऋण है वो $38 ट्रिलियन का ऋण हो गया है। दुनिया का वो सबसे ऋणी देश बना बैठा है, क्योंकि उसको इजी ऋण मिल गया तो ऋणग्रस्त हो गया। अब दूसरी बात कि उसको सस्ती दर पर इंपोर्ट मिल रहा था, तो जमकर इंपोर्ट किया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम उसकी इकोनॉमी में आ गया। अभी जो ट्रंप महोदय का जो देख रहे हैं कि दुनिया में जो टैरिफ वॉर छेड़े हुए चल रहे कि इस पर इतना % चुंगी लगाऊंगा, उस पर इतना % चुंगी लगाऊंगा, वो फ्रस्ट्रेशन ये है कि एक तो है कि मैं अपना एक्सपोर्ट बढ़ा के बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ इमीडिएटली, क्योंकि अब तक दुनिया ने हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट दुनिया ने हमसे कम किया है, तो हम जबरन वहाँ एक्सपोर्ट अपना बढ़ाएं। दूसरा कि हम दुनिया की वस्तुओं पर चुंगी लगा के पैसा अर्जित करके वो 38 ट्रिलियन जो हमारा लोन है उसको हम धीरे धीरे चुकता करें। अब बताइए, ऊंट के मुख में जीरा, ये टैरिफ से क्या होगा? उस टैरिफ से तो उनकी अमेरिकी इकोनॉमी और भी चौपट होने जा रही है, और अमेरिकी लोगों का भविष्य वो और भी खराब कर रहे हैं। उनको 1929-30 के आर्थिक मंदी से सबक लेना चाहिए। हालांकि उसकी एक अलग कहानी निकल जाएगी, इसलिए उस तथ्य को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। यही डॉलर प्रभुत्व अमेरिका के उत्थान का कारण था, और यही डॉलर प्रभुत्व अमेरिका के पतन का कारण बनने जा रहा है। तो आज इतना ही। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत हद तक सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अगर आप और भी कुछ सुझाव देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।